नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। देश भर में किसानों की हिमायत की बातें चल रही है, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 5 किसानों को जेल की हवा खाने को मजबूर होना पड़ा, वो भी बिजली चोरी के प्रकरण में। 12 साल पुराने प्रकरण में बगैर नोटिस और सूचना के 74 साल के बुजुर्ग किसान को भी पुलिस ने जेल भेज दिया। इस पर बिजली विभाग ने पहले से प्रकरण दर्ज होने की मजबूरी बता दी। एक तरफ तो देश की राजधानी दिल्ली में किसान कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन में डटे हैं, वहीं दूसरी ओर जरा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की भी तस्वीर देख लीजिए, जिससे अन्नदाता की लाचारी का अंदाजा लग जाएगा। हाथों में हथकड़ी डाले ये लोग कोई शातिर अपराधी नहीं, बल्कि किसान हैं, जिन्हें बिजली चोरी के केस में पुलिस ने गिरफ्तार करने में बेहद फुर्ती दिखाई। पुलिस कहती है कि किसानों ने चोरी की बिजली जलाई और बिल जमा नहीं किया। वहीं पीड़ितों का कहना है कि पूरा बिल जमा करते आए हैं, फिर उन्हें किस गुनाह की सजा दी जा रही है। इसके बाद भी पीड़ितों ने पैसा जमा करने के लिए 1 घंटे की मोहलत देने की मिन्नतें की, लेकिन पुलिस उन्हें जेल भेजकर ही मानी। सर, हमें खुद जानकारी नहीं का बिल तो हम जमा कर रहे हैं। अभी बिल जमा करने तैयार हैं? हाँ, अभी करने तैयार है। 1 घंटा की मोहलत दे दो, पैसा वापस होगा तो आओ। तो मेरे नाम से नोटिस मंगवाए जो पुलिस वाले गए। कितना बिल था? बोलते सर 31,000 मामा जी के नाम का। 31,000। तो क्या हुआ, आज आपको कहाँ भेजा जा रहा है? जेल भेजा जा रहा है। तो मेरे नोटिस मिला था बिजली विभाग से? नहीं मिला कभी? नहीं सर, कोई नोटिस नहीं मिला। कोई नोटिस। वैसे तो पुलिस संगीन से संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों को भी पकड़ने में इतनी तेजी नहीं दिखाती, लेकिन 2012 के एक प्रकरण में पुलिस ने 3 किसानों को 2000 की बिजली चोरी के लिए 3 दिन की जेल करा दी। 74 साल के राम प्रसाद कौरव को भी उम्र के इस पड़ाव में जेल की हवा खानी पड़ी। हैरानी यह है कि बुजुर्ग किसान पर जुर्माना कब लगा उसे पता ही नहीं। राम प्रसाद का 44,000 रुपए का बिल बकाया था, जो जमा कर दिया गया था। इसके बाद 2000 के बिजली चोरी के केस में कोर्ट के वारंट पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 3 दिन बाद पैसा जमा करने और बिजली विभाग की NOC के बाद बुजुर्ग की रिहाई हो पाई। वहीं 2 सगे भाइयों को भी ऐसे ही मामले में जेल की रोटी खानी पड़ी। इनका 28,000 का बिजली चोरी का मामला था। पीड़ितों की माने तो एक भाई के नाम पर घर तो दूसरे के नाम पर खेत का कनेक्शन है, लेकिन कार्रवाई संयुक्त प्रकरण बनाकर की गई। फिर डेट जा रहा है हर महीना, तो बाकी वो मोरा कहूँ बुझने मोबाइल में कहा इतने पैसा आज की तारीख में जमा करे। सब ने 40 के 45,000 के जिन्हें कछु ने कही भैया वो जीप पर बैठा के ले गए। लेकिन प्रकरण दोनों के नाम से उन्होंने संयुक्त बनाया। अभी मालूम नहीं, घर का बनाते तो मेरे नाम से होता, खेत का बनाते तो छोटे भाई के नाम से होता। एक ही प्रकरण क्रमांक में दोनों को जेल में डाला। इस मामले में पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों की दलील भी सुन लीजिए। जबकि कृषि मंत्री ने किसानों की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए इसमें दोषी पर कार्रवाई की बात कही है। अब ये प्रकरण संभावित रूप से 2013 के थे, क्योंकि इसमें जो केस नंबर दर्ज है वो 2013 का है और यह केस विद्युत विभाग के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं कोर्ट में। वारंट की तामीली भर पुलिस के द्वारा की गई है। इनका 2013 में शायद प्रकरण बना था, जिन पर 13,700 रुपये का बिल बाकी था। धारा 138 के तहत प्रकरण बनाया गया था और जब भुगतान नहीं हुआ तो प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया था। तो आज सुनवाई में जज साहब ने उनको गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे पूर्व में, तो जमा होने पर उनको जेल भेज दिया गया। मैं अभी कलेक्टर से और वहाँ से पता करवाता हूँ और उसके बाद अगर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई कराऊंगा। पर अगर बिजली का बिल जमा नहीं किया सर और उसके जेल जाना, ये लगता नहीं? नहीं, गलत है। किसी किसान को हम जेल नहीं भेज रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध के बीच हर कोई किसानों का हमदर्द बन रहा है। किसानों का हितैषी बनने की होड़ लगी है, लेकिन इस दर्द का साथी कौन, जिसमें जुर्माना जमा करने के बाद भी किसान जेल की हवा खाने को मजबूर हैं। पंकज गुप्ता, IBC 24, नरसिंहपुर। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, जब हमने इस पर लाइव बातचीत की थी, इंजीनियर साहब का कहना था कि इससे पहले हमने कई बार नोटिस दिया है उनको। उन्होंने ये कहा कि कई बार पता बदल जाता है, इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है और हमने इन्हें जेल नहीं भेजा है। ये न्यायालय ने फैसला दिया है।
देखिए विजय, बिल्कुल, और ये बात जो है ना कृषि मंत्री कमल पटेल ने कही थी कि अगर न्यायालय का फैसला है तो निश्चित तौर पर कहना कि सोच समझकर इस पूरे बिंदु पर जरूर बातचीत रखनी होगी। पर लेकिन किसान आंदोलन के बीच में इस तरीके की तस्वीरें आना निश्चित तौर पर सरकार के लिए जरूर मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि जो इस मामले की हम बात कर रहे हैं, जिस विषय पर हम लोग कर रहे हैं, ये काफ़ी पुराना मामला है। लिहाजा 2000 रुपये के लिए 3 किसानों का जेल जाना, ये निश्चित तौर पर कहना कि प्रशासन और सिस्टम के ऊपर एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि लोक अदालतों से लेकर तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं किसानों के या फिर इस तरीके के उपभोक्ताओं के निवारण को लेकर वो प्लेटफॉर्म मौजूद रहती है, और उसके बाद में अगर किसी को नहीं मालूम और उसके बाद जेल पहुंचाया जाता है तो निश्चित तौर पर सवाल कई सारे खड़े होते हैं। अब चूँकि ये मामला विचाराधीन न्यायालय के अंतर्गत था, लिहाजा इस पूरे मामले पर जब कृषि मंत्री से बात की गई थी तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि इस पूरे मामले की जानकारी उनको फिलहाल नहीं है, लिहाजा इस पूरे मामले की जानकारी ली जाएगी, मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर न्यायालय की तरफ से कोई आदेश दिया गया होगा तो वो बात अलग है, जो कि बात सामने निकल कर आई है। लिहाजा ये कहना होगा कि इस समय जिस तरीके से 3 किसानों के साथ में जो पूरा मामला सामने निकल कर आया, सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला बल हुई हो। पर लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा जो एक बात अगर कहें, जो सिस्टम की एक खामी थी कि किसानों को ये नहीं पता था कि उनको बार बार नोटिस दिया जा रहा था, ये एक सबसे बड़ा फेल्यूर सामने निकल कर आता है। बिजली विभाग के अधिकारियों या जिला प्रशासन के अधिकारियों कम से कम अगर किसानों के पास में अगर नोटिस नहीं पहुँचाए तो उनको उनकी बात रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए था कोर्ट में इस पूरे मामले को जाने से पहले। लिहाजा जिस समय पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है, किसान जो है कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसे समय पर अगर किसानों को लेकर कोई भी बात निकल कर आती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसकी चर्चा पूरे देश भर में होगी। और किसानों को जिस तरीके से जेल भेजा गया, ये वाकई में अपने आप में एक बड़ी घटना है, और लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर सरकार की ओर से सफाई जो है वो भी हमने अपने दर्शकों को बताई है। विजय जी सुधीर, एक फॉल्ट ये था, एक किसान का कहना है कि 44,000 रुपये का बिजली बिल बकाया था, उन्होंने जमा करा दिया, फिर से 2,000 रुपये जो है वो वापस निकले उनके, तो उन्होंने कहा हम वो भी जमा कर देते, लेकिन उससे पहले ही उन्हें जेल हो गई। देखिए विजय, इस पूरे मामले पर इसलिए कहना क्या होगा कि कोर्ट की कार्रवाई के बाद में तमिल पुलिस ने इस पूरे मामले पर कराई थी, लिहाजा एक प्रक्रिया पूरी कम से कम इस पूरे मामले पर रही होगी। पर लेकिन प्रशासन की और सिस्टम की जो खामी है उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा, लिहाजा इस पूरे सिस्टम को कम से कम समझना होगा। किसानों का बार बार ये कहना था कि उनके पास में ना तो कोई नोटिस आया, ना ही किसी तरीके की तामील की बात उनके सामने निकल कर आई थी, और उसके बाद में अगर एड्रेस कोई गलत गया है जिसके बाद में नोटिस या तामील की गई है तो ये जिम्मेदारी इस दौरान जो अधिकारी थे, कम से कम चाहे वो बिजली विभाग के अधिकारी हो या फिर तामील कराने वाले अधिकारी हो, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती थी कि सही जगह तक क्यों किसानों को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं दी गई। क्योंकि कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले पर प्रक्रिया निर्णय लिया गया था, पुलिस ने जो पूरी कार्रवाई की है, जो कि हम अपने दर्शकों को बता भी रहे थे कि उसके बाद में कोर्ट की तामील के बाद में इन किसानों को हिरासत में लिया गया था। लिहाजा इस पूरे मामले पर कोर्ट पूरा डिसीजन देगा, पर लेकिन सिस्टम की खामी किस तरीके से किसानों को परेशान कर सकती है, कम से कम नरसिंहपुर का ये जो उदाहरण है ये बिल्कुल साफ बयां करता है कि अगर सही समय पर किसानों को सूचना नहीं दी जाती है, गलत पते पर अगर कोई जानकारी दी जाती है तो कैसे पीड़ित किसान जो है महज 2,000 रुपये के बिल के चक्कर में जेल भी जा सकता है। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है, और किसान आंदोलन के दौरान इस तरीके की तस्वीरें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जरूर खड़े करती है। विजय शुक्रिया सुधीर, तमाम बातचीत के लिए। तो फॉल्ट कहाँ है इसे भी ढूंढना बेहद ज़रूरी है। आगे बढ़ते, मध्य प्रदेश में एक भी किसान फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए, इस उद्देश्य के साथ कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि फसल बीमा योजना से वंचित किसानों की फसलों का फिर से सर्वे कर उन्हें योजना का लाभ दिया जाना सरकार की मंशा है। कमल पटेल ने कहा कि यदि किसान वंचित रह जाते हैं तो संबंधित बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 23,85,260 किसानों को फसल बीमा योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। फसल बीमा योजना की राशि 4,692 करोड़ से बढ़ाकर 5,425 करोड़ रुपए की गई है, ताकि हर किसान को फसल बीमा योजना का लाभ मिल सके। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, उसको दिया 31 दिसंबर तक रबी का बीमा हो सकता था, उसका समय है। उसके प्रचार प्रसार के लिए सभी जिलों में 2-2 गाड़ियां भेज रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज हुई है। सब संभागों में जाएगी, जिलों में जाएगी और फसल बीमा का प्रचार प्रसार करेगी। और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2019 से पहले आयकर छापों के बाद कैश के लेन देन से जुड़े लोगों पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त
चंद्रभूषण कुमार ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा को दिल्ली बुलाया है। चुनाव आयोग इनसे 5 जनवरी को बात करेगा। मुख्य सचिव को पहुंचे पत्र में यह साफ कर दिया गया है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की रिपोर्ट भेजी गई है, उसी संबंध में बात होगी। सरकार को बताना होगा कि वो आगे क्या कार्रवाई करेगी। इस चिट्ठी के बाद से मध्य प्रदेश सरकार में हलचल बढ़ गई है। आपको बता दें कि इस मामले में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण मिश्रा और 3 IPS अधिकारी भी मधु कुमार, संजय माने और सुशोभन बनर्जी के साथ मध्य प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों, विधायकों और कांग्रेस के नेताओं और विधायकों के नाम है। उपचुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने मुख्य सचिव के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश को पत्र लिखकर जानकारी दी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 28 दिसंबर को शुरू हो रहे विधानसभा के शीत सत्र में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लाने जा रही है, जिसमें लव जिहाद को प्रोत्साहित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान किया जाएगा। इस विधेयक को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने भी प्रदेश सरकार को सुझाव दिया है। वो लव जिहाद को प्रमोट करते हैं, उसको लेकर काम करते हैं, उन पूरे रैकेट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैंने बात रखी है। उसके साथ ही वो धर्मगुरु जो कि लव जिहाद के माध्यम से लड़के लड़कियों को वैवाहिक जीवन में जोड़ते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और MP में किसी भी सरकारी कार्यक्रम में पहले बेटियों का पूजन होगा और इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया है। इसकी घोषणा CM शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त को की थी। महिलाओं और बेटियों के सम्मान का संकल्प लेते हुए उन्होंने ऐलान किया था कि प्रदेश में बेटियों की पूजा के बाद ही सभी सरकारी आयोजन प्रारंभ होंगे। आज जारी आदेश में लिखा है कि शासकीय कार्यक्रम बेटियों की पूजा से शुरू किए जाएंगे। आदेश में प्रदेश के समस्त विभाग, कलेक्टर, संभागायुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अन्य सरकारी विभाग शामिल हैं। मध्य प्रदेश में माफिया के खिलाफ अभियान जारी है। इसके तहत आज उज्जैन और खरगोन में भी कार्रवाई की गई। उज्जैन में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में आतंक अपराधियों के निर्माण को तोड़ा गया है। शहर के पवासा थाना क्षेत्र में एक स्ट्रीट शीटर का मकान और दुकान जमींदोज किया गया। यहां जिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई उनमें पिता समेत दोनों बेटों पर 26 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज है। वहीं दूसरी कार्रवाई चिमनगंज थाना क्षेत्र में हुई। यहाँ रितेश लोडिंग के मकान पर कार्रवाई की गई है। इस बदमाश पर हत्या की कोशिश और अड़ीबाजी समेत 25 से ज्यादा केस हैं। इधर खरगोन में प्रशासन ने स्कूल के लिए आरक्षित जमीन से अतिक्रमण हटाया। करोड़ों रुपए कीमत की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। परसराम यादव नाम के एक शख्स ने यहां अवैध रूप से गौशाला और मकान बना लिया था, जिसके बाद सर्व विभाग के अनुसार BRC ने शिकायत की थी। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया और भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर JCB मशीन की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इंदौर के विजयनगर पुलिस ने ड्रग्स वाली आंटी प्रीति जैन को रिमांड खत्म होने के बाद आज जिला कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने प्रीति जैन को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि ड्रग्स वाली आंटी प्रीति जैन 15 दिन की रिमांड पर थी, जिसकी अवधि आज पूरी हो गई थी। इधर अब तक की पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारी हाथ लगी है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। फिलहाल आंटी को जेल भेज दिया गया है और जरूरत पड़ने पर पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर फिर से जेल से बाहर ला सकती है। जबलपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। क्राइम ब्रांच ने आज जबलपुर में नकली इंजन ऑयल बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा है। यहां से 300 किलो नकली ऑटोमोबाइल इंजन ऑयल जब्त किया गया है। दरअसल पिछले कई दिनों से मदन महल इलाके में नामचीनी और ब्रांडेड इंजन ऑयल कंपनियों के लेवल लगाकर रिफाइंड ऑयल के जरिए मिलावट की जा रही थी, जिसे कुछ दलालों के जरिए बाजार में बेचा भी जा रहा था। संबंधित कंपनियों तक इसकी खबर पहुंची थी, जिस पर कंपनियों के प्रतिनिधियों की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा तो मिलावटखोरों से कंपनियों के लेवल और खाली डिब्बे ढक्कन समेत बड़ी मात्रा में बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और जितने भी हीरो, जितने भी नामी ग्रामी हैं, 2T ऑयल, 4T ऑयल, सभी की ये नकली पैकेजिंग करते थे। ये रिफाइंड ऑयल खरीद के उसमें रंग वगैरह मिला के और दिल्ली से इनको मोनो ढक्कन सब सप्लाई हो जाते थे और उसको ये असली बता के बेचते थे। अभी लगभग 300 लीटर ऑयल जब्त हुआ है और उसमें सारी सामग्री भी है जो विभिन्न
के कलर्स हैं। के पास शिकायत होती है, जितनी बार आप करेंगे उतनी बार वो कंपनी में जाएगा। कंपनी में जाने का मतलब है कि बार बार वो कंप्लेंट वो नोट हो रही है कंपनी के पास, तो इस चक्कर में कंपनी फिर वो एक्शन लेती है कि इस एरिया में ये किसी ने भी स्कैन किया जाए, 20 बार किया हो तो अगर डी बता रहा है तो वो वहाँ जाएगी कंप्लेंट। इंदौर में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 53,000 के पार पहुंच गया है। बुधवार को 351 नए संक्रमित मिले और इसी के साथ 4 मरीजों की मौत की पुष्टि भी हुई है, जिसमें जिला न्यायालय का एक स्टेनोग्राफर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इस कर्मचारी का 2 दिन से एमटीएच अस्पताल में इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि इंदौर में कोरोना के अब तक 53,011 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 48,235 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, जबकि 3,925 मरीजों का अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग घर से बाहर निकलते वक्त मास्क अनिवार्य रूप से पहनने और थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोते रहने की सलाह दे रहा है। ब्रिटेन में फैले कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद ग्वालियर के 60 लोग वापस लौट कर आए हैं, जिन्हें क्वारंटाइन के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच करने पहुंची है। और अच्छी खबर यह है कि किसी भी तरह का कोई संक्रमण इनमें नहीं मिला है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। ये सभी 60 लोग 12 दिसंबर को लौट कर आए थे, जिसकी लिस्ट स्वास्थ्य विभाग को मिली थी और इनके वापस आने के बाद सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी की जाँच भी कराई गई ताकि संक्रमण का कोई लक्षण सामने आने पर जरूरी उपाय किए जा सके। तो 60 लोग हैं अपने ग्वालियर में विभिन्न क्षेत्रों में जो इंग्लैंड से लौटे हैं। और उसमें अच्छी बात यह है कि आज हमारी टीम गई हुई थी सबका आरटीपीसीआर सैंपल लेना, तो मेजोरिटी जगह से मतलब मेरे सभी जगह से ये फीडबैक मिला हम लोग को कि किसी को कोई लक्षण ही नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, ना तो उनको ना उनके घर में किसी को। ग्वालियर में पर्याप्त इलाज के अभाव में मोहना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती गर्भवती महिला की मौत हो गई है। मोहन गांव के शुगर सिंह आदिवासी ने अपनी गर्भवती पत्नी सोमवती को रात के वक्त ही स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था। इस दौरान हॉस्पिटल में महज एक नर्स ही ड्यूटी पर थी। सोमवती 3 घंटे तक दर्द से तड़पती रही, लेकिन महिला डॉक्टर न होने की वजह से उचित इलाज नहीं मिल पाया और उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद आक्रोशित परिजन ने महिला का शव अस्पताल के गेट पर बाहर रखकर जमकर हंगामा किया। परिजन ने डॉक्टर पर FIR दर्ज करने और मुआवजा देने की मांग की है। जबलपुर के पाटन थाना क्षेत्र के बगदरी मोड़ पर बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक महिला समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बस पलटने के कुछ देर पहले उसी जगह पर एक बोलेरो पलटी थी, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी और बोलेरो सवार महिला सड़क किनारे बैठी हुई थी। तभी सामने से आ रही लालू ट्रेवल्स की बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस इंदौर से शाहपुरा की ओर जा रही थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।